प्रस्तुत है मोहन राकेश के नाटक आषाढ़ का एक दिन का। ये सेकंड पार्ट है। शुरू होता है। मल्लिका आसन पर कूहनी रखे उसे टेक लगा देती है। मल्लिका, वह क्यों नहीं सोचते कि नई भूमि तुम्हें यहाँ से अधिक संपन्न और उर्वरा मिलेगी। इस भूमि में तुम्हें जो कुछ ग्रहण कर सकते थे कर चुके हो। तुम्हें आज नई भूमि की आवश्यकता है जो तुम्हारे व्यक्तित्व को अधिक पूर्ण बना दे। कालिदास, नई भूमि तुम सूखा भी तो सकती है, फिर टहलने लगता है। कालिदास, मल्लिका, कोई भूमि ऐसी नहीं जिसके अंतर में कोमलता न हो। तुम्हारी प्रतिभा उस कोमलता का स्पर्श अवश्य पालेगी। कालिदास, और उस जीवन की अपनी अपेक्षाएं भी होंगी। मल्लिका उठकर उसके पास आ जाती है और उसके हाथ अपने हाथों में ले लेती है। मल्लिका, यह क्यों आवश्यक है कि तुम उन अपेक्षाओं का पालन करो। तुम दूसरों के लिए नई अपेक्षाओं की सृष्टि कर सकते हो। कालिदास, फिर भी कई कई आशंकाएं उठती हैं मुझे। हृदय में उत्साह का अनुभव नहीं होता। मल्लिका, मेरी ओर देखो। कालिदास कुछ क्षण उसकी आंखों में देखता रहता है। अब भी उत्साह का अनुभव नहीं होता। विश्वास करो, तुम यहाँ से जाकर भी यहाँ से अलग नहीं होगे। यहाँ की वायु, यहाँ के मेघ और यहाँ के हरिण, इन सबको तुम साथ ले जाओगे और मैं भी तुमसे दूर नहीं होंगी। जब भी तुम्हारे निकट होना चाहूंगी, पर्वत शिखर पर चली जाऊंगी और उड़कर आते मेघों से घिर जाया करूंगी। बिजली कौंधती है और मेघ गर्जन सुनाई देता है। कालिदास उसके हाथ पकड़े रहता है। मल्लिका पलके झपकाकर अपने आंसू सुखाती है। लगता है फिर वर्षा होगी। यूं भी बहुत अंधेरा हो गया है। आचार्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। कालिदास, मुझे जाने के लिए कह रही हो। मल्लिका, हाँ, देखना, मैं तुम्हारे पीछे प्रसन्न रहूंगी। बहुत घूमूंगी और हर संध्या को जगदम्बा के मंदिर में सूर्यास्त देखने जाया करूंगी। कालिदास, इसका अर्थ है मुझसे विदा लूं, तुमसे विदा लूं। मल्लिका, नहीं, विदा तुम्हें नहीं दूंगी। जा रहे हो इसलिए केवल प्रार्थना करूंगी तुम्हारा पथ प्रशस्त हो। उसके हाथ छोड़ देती है। जाओ। कालिदास पल भर आंखें मूंदे रहता है, फिर झटके से चला जाता है। मल्लिका हाथों में मुंह छिपाए आसन पर जा बैठती है। तीव्र मेघ गर्जन सुनाई देता है और साथ वर्षा का शब्द सुनाई देने लगता है। मल्लिका अपने को रोकने का प्रयत्न करती है, फिर भी सिसक उठती है। अंबिका द्वार से आकर उसके सिर पर हाथ रखती है और उसका मुंह ऊपर उठाती है। मल्लिका आसन से उठ खड़ी होती है। मल्लिका आसन से उठ खड़ी होती है और झरोखे के पास जाकर उसे सिर टिका लेती है। अंबिका, तुम स्वस्थ नहीं हो। मल्लिका, चलो अंदर चलकर विश्राम कर लो। मल्लिका अपनी सिसकियां दबाने का प्रयत्न करती हुई उसी तरह खड़ी रहती है। मल्लिका, मुझे यहीं रहने दो माँ, मैं अस्वस्थ नहीं हूँ। देखो माँ, चारों ओर कितने गहरे मेघ घिरे हैं। कल ये मेघ उज्जैनी की ओर उड़ जाएंगे। पुनः हाथों में मुँह छिपाकर सिसक उठती है। अंबिका पास जाकर उसे अपने से सटा लेती है। अंबिका, रो नहीं। मल्लिका, मैं रो नहीं रही हूँ माँ। मेरी आंखों से जो बरस रहा है ये दुख नहीं, ये सुख है माँ। अंबिका के वक्ष से मुंह छिपा लेती है। पुनः मेघ गर्जन सुनाई देता है और वर्षा का शब्द ऊंचा हो जाता है। अब यहाँ से अंक 2 शुरू होता है। कुछ वर्षों के अनंतर वही प्रकोष्ठ की स्थिति में पहले से कहीं अंतर आ गया है। लिपाई कई स्थानों से उभड़ रही है। गेरू से बने स्वास्तिक, शंख और कमल अब बुझे बुझे से हैं। चूल्हे के पास पहले से बहुत कम बर्तन हैं। कुंभ केवल 2 हैं और उन पर ऊपर तक काई जमी है। आसन पर कुछ भोजपत्र बिखरे हैं, कुछ एक रेशमी वस्त्र बंधे हैं। आसन के निकट एक टूटा मोड़ा है जिस पर भोजपत्र सीकर बनाया एक ग्रंथ रखा है। चूल्हे के निकट कोने में रस्सी बंधी है जिस पर कुछ वस्त्र सूखने के लिए फैलाए गए हैं। अधिकांश वस्त्र फटे हैं और उन पर जगह जगह टाकियां लगी हैं। एक टूटा मोढ़ा ड्योढ़ी के द्वार के पास रखा है। चौकी एक ही है जिस पर मल्लिका खरल में औसत पीस रही है। अंदर बिछे तल्प का कोना उसी तरह दिखाई देता है। अंबिका तल पर लेटी है। बीच बीच में वह करवट बदल लेती है। निक्षेप बाहर से आता है। मल्लिका अपना अंकुश ठीक करती है। निक्षेप, अब कैसा है अंबिका का स्वास्थ्य। मल्लिका, वैसे ही ज्वर है। अभी निक्षेप, पहले से कुछ भी अंतर नहीं पड़ा। मल्लिका, लगता तो नहीं। निक्षेप, 2 वर्ष से निरंतर एक सा ज्वर। मल्लिका ठंडी सांस भरकर पीसी हुई औषध पत्थर से कटोरे में डालने लगती है। निक्षेप मोड़ा खींचकर उसके पास आ बैठता है।
वास्तव में अंबिका बहुत चिंता करती है। मल्लिका औषध भी ठीक से नहीं खाती। औषध में दूध और शहद मिलाकर हिलाने लगती है। निक्षेप अपनी उंगलियां उलझाए उसे देखता रहता है। निक्षेप, तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है? मल्लिका, ठीक है। निक्षेप, दुबली होती जा रही है। बहुत दिनों से राजधानी की ओर से कोई व्यक्ति नहीं आया। मल्लिका आंखें बचाती हुई अधिक व्यक्त भाव से औषध हिलाती है। कभी कभी सोचता हूँ एक बार उज्जैनी जाकर उनसे मिलाऊं। मल्लिका, नहीं, निक्षेप, कई बातें करना चाहता हूँ। कई बार लगता है कि दोष मेरा ही है। मल्लिका गंभीर भाव से उसकी ओर देखती है। मल्लिका, किस बात का? निक्षेप लंबी सांस लेता है। निक्षेप, बात तुम जानती हो। मैंने आशा नहीं की थी कि उज्जैनी जाकर कालिदास इस तरह वहां के हो जाएंगे, और मुझे प्रसन्नता है कि वो वहाँ मल्लिका और मुझे प्रसन्नता है कि वे वहां रहकर इतने व्यस्त हैं। यहाँ उन्होंने केवल ऋतु संहार की रचना की थी, वहाँ उन्होंने कई नए काव्यों की रचना की है। 2 वर्ष पहले जो व्यवसायी आए थे, उन्होंने कुमार संभव और मेघदूत की प्रतियां मुझे ला दी थी। बता रहे थे उनके एक और बड़े काव्य की बहुत चर्चा है, परंतु उसकी प्रति उन्हें नहीं मिल पाई। निक्षेप, यूं तो सुना है उन्होंने कुछ नाटकों की भी रचना की है जो उज्जैनी की रंगशालाओं में खेले गए हैं। फिर भी? मल्लिका, फिर भी क्या? निक्षेप, मुझे कहते दुख होता है। उन्हीं व्यवसायियों के मुंह से और भी तो कई बातें सुनी थी। मल्लिका, व्यक्ति उन्नति करता है तो उसके नाम के साथ कई इस तरह के अपवाद जुड़ने लगते हैं। निक्षेप, मैं अपवाद की बात नहीं कर रहा। उठकर टहलने लगता है। सुना यह भी तो था ना कि गुप्त वंश की राजदूहिता से उनका विवाह हो गया। मल्लिका, तो इसमें बुरा क्या है? निक्षेप, एक तरह से देखे तो बुरा नहीं है, परंतु यहाँ रहते उनका जो आग्रह था कि जीवन भर विवाह नहीं करेंगे। रुककर उसकी ओर देखता है। उस आग्रह का क्या हुआ? उन्होंने यह नहीं सोचा कि उनके इसी आग्रह की रक्षा के लिए तुमने? मल्लिका, उसके प्रसंग से मेरी बात कहीं नहीं आती। मैं अनेकानेक साधारण व्यक्तियों में से हूँ। वे असाधारण हैं। उन्हें जीवन में असाधारण का ही साथ चाहिए था। सुना है राजदूहिता बहुत विदुषी है। निक्षेप, हाँ सुना है, बहुत शास्त्र दर्शन पढ़ी है। मैंने कहा है ना कि एक तरह से देखे तो इसमें कुछ बुरा नहीं, परंतु दूसरी तरह से देखने पर बहुत ग्लानि होती है। मल्लिका, इसके विपरीत मुझे अपने से ग्लानि होती है कि यह ऐसी मैं उनकी प्रगति में बाधा भी न बन सकती थी। मैं उनकी प्रगति में बाधा भी बन सकती थी। आपके कहने से मैं उन्हें जाने के लिए प्रेरित न करती तो कितनी बड़ी क्षति होती। निक्षेप, यह तो दुख है कि मेरे कहने से तुम ऐसा न करती तो आज तुम्हारे जीवन का यह रूप न होता। मल्लिका, मेरे जीवन में पहले से क्या अंतर आया? पहले माँ काम करती थी, अब वे अस्वस्थ हैं, मैं काम करती हूँ। निक्षेप, बाहर से तो इतना ही अंतर लगता है। मल्लिका, केवल इतना ही अंतर है। औषध लिए उठ खड़ी होती है। माँ को औषध दे दूं, अभी आती हूँ। अंदर चली जाती है और अंबिका को सहारे के साथ से उठाकर औषध पिलाती है। अंबिका पीकर सिर हिलाती है। निक्षेप टहलता हुआ झरोखे के पास चला आता है। बाहर घोड़े के टापों का शब्द सुनाई देता है जो पास आकर दूर चला जाता है। निक्षेप झरोखे से सटा देखता रहता है। अंबिका औषध पीकर लेट जाती है। मल्लिका बाहर आ जाती है और किवाड़ के पास रुककर अंबिका की ओर देखती है। मल्लिका, माँ ठंड लगती हो तो किवाड़ बंद कर दूं? अंबिका सिर हिलाती है। मल्लिका किवाड़ बंद कर देती है। निक्षेप झरोखे के पास से हट जाता है। निक्षेप, लगता है आज फिर कुछ लोग बाहर से आए हैं। मल्लिका, कौन लोग? संभवतः राज्य के कर्मचारी हैं। 2 ऐसी ही आकृतियां मैंने देखी हैं जैसी तब देखी थी जब आचार्य कालिदास को लेने आए थे। मल्लिका थोड़ा सिहर जाती है। मल्लिका, वैसी आकृतियां? अपने भाव को दबाकर हंसने का प्रयत्न करती है। जानते हैं माँ इस संबंध में क्या कहती है? कहती है कि जब भी ये आकृतियां दिखाई देती हैं कोई न कोई अनिष्ट होता है, कभी युद्ध, कभी महामारी, परंतु पिछली बार तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। निक्षेप, नहीं हुआ? मल्लिका आंखें चुराती हुई गीले वस्त्रों को देखने में व्यस्त हो जाती है। मल्लिका, क्या हुआ? और जो हुआ वह तो अच्छा ही था। 2 एक वस्त्रों को उतारकर फिर रस्सी पर फैला देती है। हवा में आजकल इतनी नमी रहती है कि वस्त्र घंटों नहीं सूखते। फिर टापों का शब्द सुनाई देता है। निक्षेप फिर झरोखे के पास चला आता है। सहसा उसके मुंह से आश्चर्य की ध्वनि निकल पड़ती है। निक्षेप, हैं, नहीं, परंतु नहीं कैसे?
टापों का शब्द दूर चला जाता है। निक्षेप उत्तेजित सा झरोखे के पास से हट कर आता है। मल्लिका ससा उत्तेजित क्यों हो रहे हो? आर्य निक्षेप निक्षेप मैंने अभी एक और आकृति को घोड़े पर जाते देखा है। मल्लिका तो क्या हुआ? आपको भी माँ की तरह अनिष्ट की आशंका हो रही? निक्षेप वह एक बहुत परिचित आकृति है। मल्लिका परिचित आकृति? निक्षेप मुझे विश्वास है वे स्वयं कालिदास हैं। मल्लिका हाथ के वस्त्र को पकड़े स्तंभित सी हो रहती है। मल्लिका कालिदास यह कैसे संभव है? निक्षेप मैंने अपनी आंखों से देखा है। वे घोड़ा दौड़ाते पर्वत शिखर की ओर गए हैं। इस राजसी वेशभूषा में और कोई उन्हें न पहचान पाए। निक्षेप की आंखें पहचानने में भूल नहीं कर सकती। मैं भी जाकर देखता हूँ। राज्य कर्मचारी भी अवश्य उन्हीं के साथ आए होंगे। उसी उत्तेजना के साथ चला जाता है। मल्लिका वे आए हैं और पर्वत शिखर की ओर गए हैं। अपनी उंगली को दांत से काटती और पीड़ा का अनुभव होने पर यंत्र चालित सी झरोखे के पास चली आती है। ड्योढ़ी से रंगिड़ी और संगिड़ी अंदर आती है। मल्लिका आश्चर्य से उनकी ओर देखती है। रंगिड़ी संगिड़ी को आगे करती है। रंगिड़ी इससे पूछ, हम अंदर आ सकती हैं? संगिनी उसे आगे करके स्वयं पीछे हट जाती है। संगिनी तू पूछ। मल्लिका उनके पास आ जाती है। रंगिड़ी, अच्छा मैं पूछती हूँ, सुनो यह तुम्हारा घर है? मल्लिका, हाँ हाँ आइए, आप मेरे यहाँ आई हैं। रंगिड़ी और संगिड़ी अंदर आ जाती हैं और खोजती दृष्टि से इधर उधर देखती हैं। रंगिड़ी, हम विशेष रूप से किसी के यहाँ नहीं आई, समझ लो यूं ही आई हैं, ग्राम प्रदेश में घूमती हुई। संगिड़ी, हम यहाँ के घर देखना चाहती हैं। रंगिड़ी, यहाँ के जीवन का अध्ययन करना चाहती हैं। संगिड़ी, और पहले मैं परिचय दे दूं, यह है रंगिड़ी। उज्जैनी के नाट्य केंद्र में नृत्य का अभ्यास करती है। नाटक लिखने में भी इसकी रुचि है। रंगिड़ी, और यह संगिड़ी उसी केंद्र में मृदंग और वीणा वादन सीखती है। बहुत सुंदर प्रणय गीत लिखती है। अब गद्य की ओर आ रही। और तुम्हारा परिचय? मल्लिका भी कुछ उत्तर न देकर आश्चर्य से उनकी ओर देखती रहती है। संगिड़ी, तुमने अपना परिचय नहीं दिया। मल्लिका, मेरा परिचय कुछ भी नहीं। आइए यहाँ आसन पर बैठिए। संगिड़ी, हम बैठने के लिए नहीं, अध्ययन के लिए आई हैं। इस स्थान को आप लोग क्या कहते हैं? मल्लिका, किस स्थान को? रंगिड़ी, इसका अभिप्राय इस सारे स्थान से है जहाँ इस समय हम हैं। उज्जैनी में हम इसे प्रकोष्ठ कहते हैं। यहाँ तुम लोग क्या कहते हो? मल्लिका, प्रकोष्ठ। रंगिड़ी, प्रकोष्ठ को तुम लोग भी प्रकोष्ठ कहते हो? और कुंभों के निकट जाकर एक कुंभ को छूती है इसे? मल्लिका, कुंभ। रंगिड़ी, कुंभ। प्रकोष्ठ को प्रकोष्ठ और कुंभ को कुंभ। निराशा से कंधे हिलाती है। संगिनी, देखो यहाँ के कुछ स्थानीय शब्द हैं। मल्लिका हाथप्रप सी उनकी ओर देखती रहती है। मल्लिका, स्थानीय शब्द? संगिनी, हाँ, आंचलिक शब्द, जैसे पतंजलि ने लिखा है ना, यद्वा को कुछ लोग यरवा बोलते हैं और तद्दा को तरवा। यरवाष्ण यरवाड़ अस्तरवाड़ ऋषयो बभूव। मल्लिका, मुझे इतना ज्ञान नहीं। संगिड़ी कुछ निराश सी आसन पर बैठ जाती है। रंगिड़ी घूमकर प्रकोष्ठ की एक एक वस्तु का निरीक्षण करती है। मल्लिका संगिनी के पास चली जाती है। संगिनी, देखो, हम कुछ ऐसी बातें जानना चाहते हैं जिनका संबंध यहाँ के और केवल यहाँ के जीवन से हो। तुम्हारे घर और वस्त्र तो लगभग हमारे जैसे हैं। यहाँ के जीवन की अपनी विशेषता क्या है? मल्लिका, यहाँ के जीवन की विशेषता पल भर झरोखे की ओर देखती रहती है। नहीं जानती, हमारा जीवन हर दृष्टि से बहुत साधारण है। संगिड़ी, यह मैं नहीं मान सकती। इस प्रदेश ने कालिदास जैसी असाधारण प्रतिभा को जन्म दिया। यहाँ की तो प्रत्येक वस्तु असाधारण होनी चाहिए। रंगिड़ी चूल्हे के पास की सब वस्तुओं को अच्छी तरह देखकर तथा एक बार अंदर झाँककर उसके पास आ जाती है। रंगिड़ी, देखो, मैं तुम्हें समझाती हूँ। बात यह है कि राजकीय नियोजन से हम दोनों कवि कालिदास के जीवन की पृष्ठभूमि का अध्ययन कर रही हैं। तुम समझ सकती हो यह कितना बड़ा और महत्वपूर्ण कार्य है। महत्वपूर्ण, यहाँ घूमकर हम तो लगभग निराश हो चुकी हैं। यहाँ कुछ सामग्री है ही नहीं। संगिड़ी, अच्छा, यहाँ कुछ वनस्पतियों के नाम बताओ। मल्लिका, कैसी वनस्पति? संगिड़ी, कैसी वनस्पति? सोचने लगती है। जैसे कालिदास ने कुमार संभवम में लिखा है, भास्वंती रत्नानि महोषधीश्य। ये प्रकाश देने वाली औषधियाँ कौन सी हैं? मल्लिका, औषधियाँ प्रकाश नहीं देती। संगिनी उठ खड़ी होती है। संगिनी, औषधियाँ प्रकाश नहीं देती? तुम्हारा अभिप्राय है कि कालिदास ने जो लिखा वह झूठ है? मल्लिका, उन्होंने कुछ भी झूठ नहीं लिखा। उन्होंने तो लिखा है कि रंगिणी, रहने दे संगिनी, यहाँ के संबंध में कुछ विशेष नहीं जानती। संगिनी भी निराशा से मुंह बिचकाकर उठ खड़ी होती है। संगिनी, अच्छा, तुम्हारा बहुत समय नष्ट किया, क्षमा करना।
चल रंगेड़ी। दोनों चली जाती हैं। मल्लिका ड्योढ़ी के किवाड़ बंद कर देती है, आसन के पास जाकर नीचे बैठ जाती है और बिखरे पृष्ठों पर सिर टिका देती है। उसकी आंखें मुड़ जाती हैं। मल्लिका, आज वर्षों बाद तुम लौट कर आए हो। सोचती थी तुम आओगे तो उसी तरह मेघ गिरे होंगे, वैसा ही अंधेरा सा दिन होगा, वैसे ही एक बार वर्षा में भीगूंगी और तुमसे कहूंगी कि देखो मैंने तुम्हारी सब रचनाएं पढ़ी। कुछ पृष्ठ हाथ में ले लेती है। उज्जैनी की ओर से आने वाले व्यवसायियों से कितना कितना कहकर मैंने तुम्हारी रचनाएं मंगवाई हैं। सोचती थी तुम्हें मेघदूत की पंक्तियां गा गा कर सुनाऊंगी। शिखर पर्वत से घंटा ध्वनियां गूंज उठेंगी और मैं अपनी यह भेंट तुम्हारे हाथों में रख दूंगी। मोड़े पर रखा ग्रंथ उठा लेती है। कहूंगी देखो ये तुम्हारी नई रचना के लिए है। ये कोरे पृष्ठ मैंने अपने हाथों से बनाकर सिए हैं। इन पर तुम जब भी जो भी लिखोगे उसमें मुझे अनुभव होगा कि मैं भी कहीं हूँ, मेरा भी कुछ है। निश्वास छोड़कर ग्रंथ रख देती है। परंतु आज तुम आए हो तो सारा वातावरण ही और है, और नहीं सोच पा रही तुम भी वही हो या। कोई किवाड़ खटखटाता, वह अपने को झटक कर उठ खड़ी होती है और जाकर किवाड़ खोल देती है। ड्योढ़ी में अनुस्वार और अनुनासिक साथ खड़े दिखाई देते हैं। मल्लिका उन्हें देखकर असमंजस में पड़ जाती है। अनुस्वार, मुझे विश्वास है इस समय देवी मल्लिका के सामने खड़ा हूँ। मल्लिका, कहिए। अनुस्वार, देव मातृगुप्त के अनुचरों का अभिवादन स्वीकार कीजिए। दोनों झुककर अभिवादन करते हैं। मल्लिका भौचक्की से उन्हें देखती रहती है। मल्लिका, देव मातृगुप्त कौन है? अनुस्वार, ऋतु संहार, कुमार संभव, मेघदूतम और रघुवंशम के प्रणेता कविंद्र, राजनीति निष्णात आचार्य तथा काश्मीर के भावी शासक देव मातृगुप्त की राजमहिषी गुप्त वंश दुहिता परम विदुष देवी प्रिय गुमंजरी आपके साक्षात्कार के लिए उत्सुक हैं और शीघ्र ही यहाँ आया चाहती हैं। हम उनके अनुचर आपको इसकी पूर्व सूचना देने के लिए उपस्थित हैं। मल्लिका, ऋतु संहार और मेघदूत आदि के प्रणेता तो कालिदास हैं और अब कह रहे हैं कि अनुस्वार, वे गुप्त राज्य की ओर से कश्मीर का शासन संभालने जा रहे हैं। मातृगुप्त उन्हीं का नया नाम है। मल्लिका, वे कश्मीर का शासन संभालने जा रहे हैं और उनकी राजमहिषी मुझसे मिलने के लिए आ रही हैं। अनुस्वार, मुझे विश्वास है कि इस गौरवपूर्ण अवसर पर आप अपने उपवेश गृह के वस्तु विन्यास में कुछ परिवर्तन अवश्य समझेंगी। इसे आपका आदेश समझते हुए हम यह कार्य अभी अपने हाथों में संपन्न किए देते हैं। आओ। अनुनासिक। दोनों प्रकोष्ठ में आकर निरीक्षण करने लगते हैं, दृष्टि से सब वस्तुओं को देखने लगते हैं। मल्लिका एक ओर हट जाती है। अनुनासिक आसन के पास चला आता। अनुनासिक, मैं समझता हूँ यह आसन द्वार के निकट होना चाहिए। देवी द्वार से प्रवेश करेंगी और आसन द्वार के निकट होगा। अनुनासिक, उस स्थिति में इसे इसकी वर्तमान स्थिति में 7 अंगुल दक्षिण की ओर हटा देना चाहिए। अनुस्वार, दक्षिण की ओर नकारात्मक भाव से सिर हिलाता। मैं समझता हूँ इसकी स्थिति 5 अंगुल उत्तर की ओर होनी चाहिए। गवाच से सूर्य की किरणें सीधे इस पर पड़ती हैं। अनुनासिक, मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। अनुस्वार, मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। अनुनासिक, तो? अनुस्वार, विवादास्पद विषय होने से आसन को यहीं रहने दिया जाए। अनुनासिक, अच्छी बात है, इसे यहीं रहने दिया जाए। और ये कुंभों के पास चला जाता। अनुस्वार, मैं समझता हूँ एक कुंभ इस कोने में और दूसरा उस कोने में होना चाहिए। अनुनासिक, पर मैं समझता हूँ कुंभ यहाँ होने ही नहीं चाहिए। क्यों? अनुनासिक, क्यों का कोई उत्तर नहीं है। अनुस्वार, मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। अनुनासिक, मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। तो कुंभों को भी यहीं रहने दिया जाए। दोनों उधर जाते हैं जिधर रस्सी पर वस्त्र सूखने के लिए फैलाया गया। मल्लिका आसन के पास जाकर बिखरे पन्नों को समेटती है और उन्हें मोढ़े पर रखकर चुपचाप अंदर चली जाती है। अनुस्वार गीले वस्त्रों को छूता है। अनुस्वार, ये वस्त्र? अनुनासिक, वस्त्र अभी गीले हैं इसलिए इन्हें नहीं हटाना चाहिए। क्यों? शास्त्रीय प्रमाण ऐसा है। अनुस्वार, कौन सा प्रमाण? अनुनासिक, यह तो मुझे याद नहीं। अनुस्वार, यह याद है कि ऐसा प्रमाण है। अनुसार नासिक, हाँ। अनुस्वार, तो? अनुनासिक, तो संदिग्ध विषय है। अनुस्वार, हाँ, तब तो अवश्य संदिग्ध विषय है। अनुनासिक, संदिग्ध विषय होने से वस्त्रों को भी रहने दिया जाए। अनुस्वार, अच्छी बात है, वस्त्रों को भी रहने दिया जाए। अनुनासिक, परंतु ये चूल्हा अवश्य यहाँ से हटा देना चाहिए। अनुस्वार, चूल्हा हटाने का अर्थ यह होगा आसपास की सब वस्तुओं को हटाया जाए, इसके लिए बहुत समय चाहिए। अनुनासिक, समय के अतिरिक्त बहुत धैर्य चाहिए। अनुस्वार, धैर्य के अतिरिक्त बहुत परिश्रम चाहिए। अनुनासिक, मैं समझता हूँ भाजनों को हाथ लगाना हमारी स्थिति के अनुकूल नहीं है। अनुस्वार, मैं भी यही समझता हूँ। अनुनासिक, तो इस बात में हम दोनों सहमत हैं कि चूल्हे को न हटाया जाए। अनुस्वार, मैं समझता हूँ हम दोनों सहमत हैं। अनुनासिक चारों ओर देखता है। अनुनासिक, तो और कुछ शेष नहीं। अनुस्वार भी चारों ओर देखता है। अनुस्वार, मेरे विचार से कुछ भी शेष नहीं। अनुनासिक, नहीं, अभी शेष है।
अनुस्वार क्या? अनुनासिक यह चौकी यहाँ रास्ते में पड़ी है, इसे यहाँ से हटा देना चाहिए। अनुस्वार मैं इससे सहमत हूँ। अनुनासिक तो अनुस्वार तो अनुनासिक तो इसे हटा देना चाहिए। अनुस्वार हाँ अवश्य हटा देना चाहिए। अनुनासिक तो अनुस्वार तो अनुनासिक हटा दो। मैं हाँ तुम नहीं। नहीं क्यों? क्यों का कोई उत्तर नहीं। फिर भी पहले मैंने तुमसे कहा, परंतु चौकी देखी पहले तुमने तो हटा दो। तुम हटा दो तो रहने दो। अनुस्वार रहने दो। अनुनासिक अब? अनुस्वार हाँ अब। अनुनासिक चारों ओर एक दृष्टि और डाल ले। हाँ चारों ओर एक दृष्टि और डाल ले। मातुल उत्तेजित सा बाहर से आता है। मातुल अधिकारी वर्ग आपका कार्य यहाँ पूरा हो गया। अनुनासिक क्यों? अनुस्वार अनुस्वार हाँ पूरा हो गया ना। क्यों? अनुनासिक अनुनासिक हाँ हो गया, केवल एक दृष्टि डालना शेष है। अनुस्वार हाँ केवल एक दृष्टि डालना शेष है। तो वह दृष्टि अब रहने दीजिए। देवप्रिय गुमंजरी बाहर पहुंच गई हैं। अनुनासिक देवी बाहर पहुंच गई हैं। तो चलो अनुस्वार अनुनासिक अनुस्वार दोनों साथ साथ बाहर चले जाते हैं। मातुल भी पीछे पीछे चला जाता है और कुछ क्षण बाद प्रिय गुमंजरी को मार दिखलाता वापस आता है। मातुल वह इस सारे प्रदेश में सबसे सुशील, सबसे विनीत और सबसे भोली लड़की है। मल्लिका अंदर से आती है। आओ आओ मल्लिका, मैं देवी से तुम्हारी ही प्रशंसा कर रहा था। चाटुकारिता की हैसियत है। देवी जब से आई ये तुम्हारे संबंध में पूछ रही हैं, तो यही है कि हमारी मल्लिका इस प्रदेश की राजहंसिनी। मल्लिका देवी के लिए कौन सा आसन निश्चित किया गया है? मल्लिका गुमंजरी का अभिवादन करती है। प्रिय गुमंजरी मुस्कुरा कर अभिवादन की स्वीकृति देती है। प्रिय गुम आर्य मातुल अब आप जाकर विश्राम करें। अनुचर मेरे लौटने तक बाहर प्रतीक्षा करेंगे। मातुल परंतु आपके लिए आसन? प्रिय गुम उसकी चिंता न करें, मुझे असुविधा नहीं होगी। मातुल असुविधा तो होगी, आप असुविधा को असुविधा न माने यह दूसरी बात है। और वास्तव में कुलीनता कहते इसी को है। बड़े कुल की विशेषता ही यह होती है कि प्रियंगु आप विश्राम करें। मैंने पहले ही आपको बहुत थकाया है। मातुल मुझे थकाया आपने? फिर चाटुकारिता की हंसी हंसता है। आपके कारण मैं थकूंगा? मुझे आप दिन भर पर्वत शिखर से खाई की और खाई से पर्वत शिखर पर जाने को कहती रहे तो भी मैं नहीं थकूंगा। मातुल का शरीर लोहे का बना है, लोहे का। आत्म श्लाघा नहीं करता, परंतु हमारे वंश में केवल प्रतिभा ही नहीं शारीरिक शक्ति भी बहुत है। मैं पशुओं के पीछे दिन में 10-10 योजन घूमा हूँ। मैं कहता हूँ संसार में सबसे कठिन काम कोई है तो पशुपालन का है। एक भी पशु मार्ग से भटक जाए तो। प्रियंगु देखिए आज भी आपके पशु भटक रहे होंगे, जाकर एक बार उन्हें देख लीजिए। मातुल अब मैं पशु को देखता हूँ। गुप्त वंश के साथ संबंध और पशुओं की देख रेख, मैंने तो अपने सब पशु वर्षों पहले ही बेच दिए। और सच कहें तो उससे भी मुझे लाभ ही रहा, क्योंकि प्रियंगु की दृष्टि मल्लिका से मिल जाती है। वो बढ़कर मल्लिका के हाथ अपने हाथों में ले लेती है। प्रियंगु सचमुच वैसी हो जैसे मैंने कल्पना की थी। मल्लिका कुछ अव्यवस्थित सी होकर उसे देखती रहती है। मातुल क्यों? कि अच्छा तो मुझे अनुमति दीजिए। घर में कई कुछ बिखरा पड़ा है, कई तरह की व्यवस्था करनी है, तो अनुचर आपकी प्रतीक्षा करेंगे। फिर भी मेरे लिए कोई आदेश हो तो कहला दीजिएगा। मल्लिका देवी के बैठने की कुछ तो व्यवस्था कर दो। नहीं ये तो ऐसे ही खड़ी रहेंगी। अच्छा मैं चल रहा हूँ, कोई आदेश हो तो कहला दीजिएगा। प्रियंगु आप चले, यहाँ के लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं। मातुल अच्छा चल देता है। मुझे चिंता करने की आवश्यकता है। चिंता करने के लिए ही यहाँ मल्लिका है, अंबिका है। फिर भी कोई काम हो तो कहला दीजिएगा। चला जाता है। प्रिय गुमंजरी क्षण भर के लिए मल्लिका को देखती रहती है, फिर उसकी ठोड़ी को हाथ से छू लेती है। प्रियंगु सचमुच बहुत सुंदर हो। जानती हो अपरिचित होते हुए भी तुम मुझे अपरिचित नहीं लग रही। मल्लिका आप बैठ जाइए ना। प्रियंगु नहीं बैठना नहीं चाहती, तुम्हें और तुम्हारे घर को देखना चाहती। उन्होंने बहुत बार इस घर की चर्चा तुम्हारी चर्चा की है। जिन दिनों मेघदूत लिख रहे थे उन दिनों प्रायः यहाँ का स्मरण किया करते थे। दृष्टि चारों ओर घूमकर फिर मल्लिका के चेहरे पर स्थिर हो जाती है। आज इस भूमि का आकर्षण ही हमें यहाँ ले आया है, अन्यथा दूसरे मार्ग से जाने से हमें अधिक सुविधा होती। मल्लिका मैं समझ नहीं पा रही किस रूप में आपका आतिथ्य करूं। आप आसन ले लें तो मैं आपके लिए। प्रियंगु आतिथ्य की बात मत सोचो, मैं तुम्हारे यहाँ अतिथि के रूप में नहीं आई हूँ। संभव था ये न भी आते, परंतु मैं ही विशेष आग्रह के साथ इन्हें लाई हूँ। मैं स्वयं एक बार इस प्रदेश को देखना चाहती थी। इसके अतिरिक्त
गले से हल्का विदग्धतापूर्ण स्वर निकल पड़ता है। इसके अतिरिक्त एक और भी कारण था, चाहती थी कि इस प्रदेश का कुछ वातावरण साथ ले जाऊं। इस प्रदेश का वातावरण? प्रियंगू मुस्कुराकर उसे देखती है, फिर टहलती हुई झरोखे के पास चली जाती है। प्रियंगू, यहाँ से बहुत दूर तक पर्वत की श्रृंखलाएं दिखाई देती हैं। कितनी निर्व्याज सुंदरता है। मुझे यहाँ आकर तुमसे स्पर्धा हो रही है। मल्लिका दो एक पग उस ओर बढ़ाती है। मल्लिका, हमारा सौभाग्य होगा कि आप कुछ दिन इस प्रदेश में रह जाएं। यहाँ आपको असुविधा तो होगी, परंतु प्रियंगू मंजरी फिर विदग्ध भाव से उसे देखती है। प्रियंगू, इस सौंदर्य के सामने जीवन की सब सुविधाएं ये हैं। इसे आंखों में व्याप्त करने के लिए जीवन भर का समय भी पर्याप्त नहीं। झरोखे के पास से हट जाती है, परंतु इतना अवकाश कहाँ है। कश्मीर की राजनीति इतनी अस्थिर है कि हमारा एक एक दिन वहां से दूर रहना कई कई समस्याओं को जन्म दे सकता है। एक प्रदेश का शासन बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है हम पर तो और भी बड़ा उत्तरदायित्व है, क्योंकि कश्मीर की स्थिति इस समय बहुत संकटपूर्ण है। यूं वहां के सौंदर्य की ही इतनी चर्चा है, परंतु हमें उसे देखने का अवकाश कहाँ रहेगा। बाहें पीछे टिकाए आसन पर बैठ जाती है। इसलिए तुमसे स्पर्धा होती है। सौंदर्य का यह सहज उपयोग हमारे लिए केवल एक सपना है। बैठ जाओ। आसन पर अपने सामने बैठने के लिए संकेत करती है। मल्लिका नीचे बैठने लगती है तो वह उसे रोक देती है। यहाँ मेरे पास बैठो मल्लिका, मैं दूसरा आसन ले लेती हूँ। कोने से मुड़ा उठाकर आसन के पास रख लेती है और उस पर रखे भोजपत्र आदि गोदी में रखकर बैठ जाती है। प्रियंगू, लगता है यहाँ ग्राम प्रदेश में रहकर भी तुम्हें साहित्य से अनुराग है। मल्लिका की आंखें झुक जाती हैं। किसकी रचनाएं हैं ये? मल्लिका, कालिदास की। प्रियंगू की भौहें कुछ संकुचित हो जाती हैं। प्रियंगू, अब वे मातृगुप्त के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ भी उनकी रचनाएं मिल जाती हैं। मल्लिका, ये प्रतियां मैंने उज्जैनी से आने वाले व्यवसायियों से प्राप्त की हैं। प्रियंगू मंजरी की होठों पर हल्की व्यंग्यात्मक मुस्कुराहट प्रकट होती है। प्रियंगू, मैं समझ सकती हूँ, उनसे जान चुके कि तुम बचपन से उनकी संगिनी रही हो। उनकी रचनाओं के प्रति तुम्हारा मोह स्वाभाविक है। जैसे कुछ सोचती शिक्षक की ओर देखने लगती है। वे भी जब तक यहाँ के जीवन की चर्चा करते हो आत्मविस्मित हो जाते, इसलिए राजनीतिक कार्यों से कई बार उनका मन उखड़ने लगता है। फिर भी उनकी आंखें मल्लिका की मुख पर स्थिर हो जाती हैं। ऐसे अवसरों पर उनके मन को संतुलित रखने के लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। राजनीति साहित्य नहीं है, उनमें एक एक क्षण का महत्व है। कभी एक क्षण के लिए भी चूक जाए तो बहुत बड़ा अनिष्ट हो सकता है। राजनीति जीवन की धुरी में बने रहने के लिए व्यक्ति को बहुत जागरूक रहना पड़ता है। साहित्य उनके जीवन का पहला चरण है, अब वे दूसरे चरण में पहुंच चुके हैं। मेरा अधिक समय इसी आयास में बीतता है कि उनका बढ़ा हुआ चरण पीछे न हट जाए। बहुत परिश्रम पड़ता है इसमें। मुस्कुराने का प्रयत्न करती है। तुम ऐसा नहीं समझती मल्लिका, मैं राजनीतिक जीवन के संबंध में कुछ भी नहीं जानती। प्रियंगू, क्योंकि तुम ग्राम प्रदेश में ही रही हो। उठ खड़ी होती है। मल्लिका भी उठने लगती है तो कंधे पर हाथ रखकर उसे बिठा देती है। बैठी रहो। निचले ओठ को थोड़ा चबाती हुई टालने लगती है। मैंने तुमसे कहा था, मैं यहाँ कुछ वातावरण साथ ले जाना चाहती हूँ। यह इसलिए नहीं, इसलिए कि उन्हें अभाव का अनुभव न हो। उससे कई बार बहुत क्षति होती है। वे व्यर्थ में धैर्य खो देते हैं। इसमें समय भी जाता है, शक्ति भी। उनके समय का बहुत मूल्य है। मैं चाहती हूँ उनका समय इस तरह नष्ट न हुआ करे। मल्लिका के सामने आकर रुक जाती है। इसलिए मैं यहाँ से कुछ अपने साथ ले जा रही हूँ। कुछ हरिण शावक जाएंगे जिनका हम अपने उद्यान में पालन करेंगे। यहाँ की औषधियाँ उद्यान की क्रीड़ा शैली पर अपने तथा आसपास के प्रदेश में लगवा दी जाएंगी। हम यहाँ से कुछ घरों का भी वही निर्माण करेंगे। मातुल और उनका परिवार भी साथ जाएगा। यहाँ से कुछ अनाथ बच्चों को वहाँ ले जाकर हम शिक्षा देंगे। मैं समझती हूँ इससे अंतर पड़ेगा। फिर टहलती हुई प्रकोष्ठ के दूसरे भाग में चली जाती है। देख रहे हैं तुम्हारा घर बहुत जर्जर स्थिति में है। इसका परिसंस्कार अवश्य है। चाहो तो मैं इस कार्य के लिए आदेश दे जाऊंगी। उज्जैनी के 2 कुशल रथपति आके हमारे साथ आए हैं। क्यों? मल्लिका उठकर उसकी ओर आती है। मल्लिका, आप बहुत उदार हैं, परंतु हमें ऐसे घर में ही रहने का अभ्यास है, इसलिए असुविधा नहीं होती। प्रियंगू, फिर भी चाहूंगी इस घर का परिसंस्कार हो जाए। उनके जीवन के आरंभिक वर्षों का इस घर के साथ
भी संबंध रहा। मातुल के घर के स्थान पर मैंने नए भवन के निर्माण का आदेश दिया। स्थपतियों से कहा कि वो उज्जैनी से शिलाएं लाकर कार्य आरंभ करें। खेद है कि कार्य के निरीक्षण के लिए मैं स्वयं यहाँ नहीं रह पाऊंगी। कल ही हमें आगे की यात्रा आरंभ कर देनी होगी। तुम भी हमारे साथ क्यों नहीं चलती? मल्लिका विमूढ़ से उसकी ओर देखती रहती है। मल्लिका, मैं? प्रियंगु पास आकर उसके कंधे पर हाथ रख देती है। प्रियंगु, हाँ, इसमें बाधा क्या है? यहाँ तुम किसी ऐसे सूत्र से तो बंधी नहीं हो। मल्लिका, मेरी माँ यहाँ है। प्रियंगु, यह कोई बाधा नहीं, तुम्हारी माँ के भी साथ चलने की व्यवस्था हो सकती है। हमारे स्थपति इस घर का परिसंस्कार करते रहेंगे, तुम वहाँ मेरे साथ मेरी संगिनी के रूप में रहोगी। मल्लिका के चेहरे पर आहत अभिमान की रेखाएं प्रकट होती है, परंतु वह अपने को दबाए रखती है। मल्लिका, क्षमा चाहती हूँ, मैं अपने को ऐसे गौरव की अधिकारी नहीं समझती। प्रियंगु, परंतु मैं तुम्हें इससे कहीं अधिक की अधिकारिणी समझती हूँ। मेरे आने से पहले राज्य के 2 अधिकारी यहाँ आए थे। होठों पर विदग्ध मुस्कान आ जाती है। मैंने उन्हें औपचारिकता के लिए ही नहीं भेजा था। उन दोनों को देखा है? मल्लिका उनका अर्थ समझने का प्रयत्न करती हुई अनिश्चित सी उनकी ओर देखती रहती है। मल्लिका, देखा है प्रियंगु, तुम उनमें से जिसे भी अपने योग्य समझो उसी के साथ तुम्हारे विवाह का प्रबंध किया जा सकता है। दोनों योग्य अधिकारी हैं। मल्लिका देवी भोजपत्रों को वश से सटा कुछ पग आसन की ओर हट जाती है। प्रियंगु से सीधी दृष्टि से देखती हुई धीरे धीरे उसके पास चली जाती है। प्रियंगु, संभवतः तुम दोनों में से किसी को भी अपने योग्य नहीं समझती, परंतु राज्य में ये 2 ही नहीं है, और भी अनेक अधिकारी हैं। मेरे साथ चलो, तुम जिससे भी चाहोगी। मल्लिका आसन पर बैठ जाती है। हृदय आवेश से अपने होठ काट लेती है। मल्लिका, इस विषय की चर्चा छोड़ दीजिए। गला रुक जाने से स्पष्ट ध्वनित नहीं होते। अंदर का द्वार खुलता है और अंबिका रोग और आवेश के कारण शिथिल और कांपती सी बाहर आकर जैसे अपने को सहेजने के लिए रुकती है। प्रियंगु, क्यों तुम्हारे मन में कल्पना नहीं है? तुम्हारा अपना घर परिवार हो। अंबिका धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ती है। अंबिका, नहीं, इसके मन में कल्पना नहीं है। प्रियंगु घूमकर उसकी ओर देखती है। मल्लिका अव्यवस्थित भाव से उठ खड़ी होती है। मल्लिका, माँ। अंबिका, इसके मन में यह कल्पना नहीं है, क्योंकि यह भावना के स्तर पर जीती है। इसके लिए जीवन में सांस फूल जाने से ये शब्द गले में अटक जाते हैं। मल्लिका हाथ के पृष्ठ आसन पर रख देती है और पास जाकर अंबिका को पीठ से सहारा देती है। मल्लिका, तुम उठ क्यों आई? माँ, तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं, चलो चल कर लेट रहो। उसे वापस अंदर ले जाना चाहते, परंतु अंबिका उसका हाथ अपनी पीठ से हटा लेती है। अंबिका, मैं किसी आने वाले से बात भी नहीं कर सकती। दिन मास वर्ष मुझे घुटते हुए बीत गए। मेरे लिए यह घर नहीं, एक काल गुफा है जिसे मैं हर समय बंद रहती हूँ। और तुम चाहती हो मैं किसी से बात भी न करूं? चलने की चेष्टा में गिरने को हो जाती है। मल्लिका उसे संभाल लेती है। मल्लिका, परंतु माँ, तुम स्वस्थ नहीं हो। अंबिका, तुम्हारी अपेक्षा मैं फिर भी अधिक स्वस्थ हूँ। प्रियंगु के पास जाकर उसे सिर से पैर तक देखती है। यह घर सदा से इस स्थिति में नहीं है राजवधु। मेरे हाथ चलते थे तो मैं प्रतिदिन इसे लीपती बुहारती थी। यहाँ की हर वस्तु इस तरह गिरी टूटी नहीं थी, परंतु आज तो हम दोनों माँ बेटी ही यहाँ टूटी सी पड़ी रहती हैं। यह सब इसलिए कि सांस फूल जाने से आगे नहीं बोल पाती। प्रियंगु मंजरी प्रकोष्ठ पर दृष्टि डालने के बहाने उसके पास से हट जाती है। प्रियंगु, मैं देख रही हूँ घर की स्थिति अच्छी नहीं है। मल्लिका मेरे साथ चल सकती तो समस्या वैसी ही सुलझ जाती, परंतु अब होठ काटती हुई जैसे सोचने के लिए क्षण भर रुकती है। अब भी कुछ संभव है, मैं कर जाऊंगी। पतियों को आदेश दे जाऊंगी कि इस घर को गिराकर इसके स्थान पर। मल्लिका चुप जाती है। मल्लिका, ऐसा मत कीजिए, इस घर को गिराने का आदेश मत दीजिए। प्रियंगु मंजी फिर भी सीधी दृष्टि से उसे देखती है। मैं तुम्हारी सुविधा के लिए ही कह रही थी। तुम्हें इसमें असुविधा है तो ठीक है, मैं ऐसा आदेश नहीं दूंगी। फिर भी चाहती हूँ कि तुम्हारे लिए कुछ न कुछ कर सकूं। इस समय और नहीं रुक सकती। कल की यात्रा से पहले कई आवश्यक कार्य पूरे करने हैं। यूं तो इस समय भी अवकाश नहीं था, पर मैंने आना आवश्यक समझा। वे पर्वत शिखर की ओर घूमने गए हैं थे, मैं इस बीच इधर चली आई। अच्छा। मल्लिका की उंगलियां उलझ जाती हैं और आंखें झुक जाती। अंबिका अपने आवेश में 2-1 पग प्रियंगु की ओर बढ़ जाती है। अंबिका, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती थी राजवधु। तुम्हें बताना चाहती थी कि हम लोग खांसने लगती है और शब्द खांसी में डूब जाते हैं।
प्रियंगु मंजरी द्वार के पास से मुड़कर उसकी ओर देखती है। प्रियंगु, मैं आपका कष्ट समझ रही हूँ। जो भी सहायता मुझसे बन पड़ेगी अवश्य करूंगी। इस समय अनुचर प्रतीक्षा कर रहे हैं, इसलिए गंभीर मुस्कुराहट के साथ मल्लिका को देखकर सिर हिलाती और चली जाती है। अंबिका आवेश से शिथिल उस ओर देखती रहती है, फिर गिरती सी आसन पर बैठ जाती है और कुछ पन्ने उठाकर मल्लिका की ओर बढ़ा देती है। अंबिका, लो मेघदूत की पंक्तियां पढ़ो, इन्हीं में न कहती थी उसके अंतर की कोमलता साकार उठती है। आज उस कोमलता का और भी साकार रूप देख लिया। मल्लिका ठगी सी उसकी ओर देखती रहती है। आज वह तुम्हें तुम्हारी भावना का मूल्य देना चाहता है तो क्यों नहीं स्वीकार कर लेती। घर की भित्तियों का परिसंस्कार हो जाएगा, तुम उसके यहाँ परिचारिका बनकर रहोगी। इससे बड़ा और क्या सौभाग्य तुम्हें चाहिए। मल्लिका, राजकन्या की अपनी दृष्टि है माँ, उसके लिए कोई कैसे उत्तरदायी है। अंबिका, परंतु राजकन्या के यहाँ आने के लिए कौन उत्तरदायी है। निसंदेह वह उस किसी की इच्छा के बिना यहाँ नहीं आई। राज्य के स्थपति से घर की भित्तियों का परिसंस्कार कर देंगे। आज वह शासक है, उसके पास संपत्ति है, उस शासन की संपत्ति का परिचय देने के लिए तो इससे अच्छा और क्या उपाय हो सकता है। मल्लिका, परंतु माँ। अंबिका, कुछ नहीं जानती, कुछ नहीं समझती माँ, भावना की गहराई तक नहीं जाती माँ। फिर खांसी उठ आने से आगे नहीं बोल पाती। विलोम बाहर से आता है। विलोम, इस तरह क्षुब्ध क्यों हो अंबिका। आज तो सारा ग्राम तुम्हारे सौभाग्य पर तुमसे स्पर्धा कर रहा है। अर्थपूर्ण दृष्टि से मल्लिका की ओर देखता है। मल्लिका आंखें बचाकर दूसरी ओर हट जाती है। राजकीय पगधूली घर में पड़ती है तो लोग गौरव का अनुभव करते हैं। ऐसा अवसर हर किसी के जीवन में कहाँ आता है। अंबिका, यह अवसर देखने के लिए तो मैंने आज तक का जीवन जिया। इतना बड़ा सौभाग्य हमारे क्षुद्र जीवन में कहाँ समा सकता है। उठ खड़ी होती है। चलो, मैं स्वयं चलकर सारे ग्राम में इस सौभाग्य की घोषणा करूंगी। हमारे वर्षों के अभाव और दुख का कितना बड़ा फल लाए हैं। राज के रथपति हमारे घर की भित्तियों का परिसंस्कार कर देंगे। विलोम, बैठ जाओ अंबिका, आज ग्राम के पास तुम्हारी बात सुनने का अवकाश नहीं। टहलता वो झरोके के पास चला जाता है। ग्राम के लोग आज व्यस्त हैं, उन्हें बाहर से आए अतिथियों के लिए कई तरह की सामग्री जुटानी है। अतिथि आज यहाँ के पत्थर तक बटोर कर ले जाना चाहते हैं। यहाँ के पत्थर आज बहुत मूल्यवान समझे जाने लगे हैं। मल्लिका, यहाँ के पत्थर पहले भी मूल्यवान थे। अरे विलोम, यह और बात है कि पहले किसी ने उनका मूल्य नहीं समझा था। अंबिका आवेश में कई पग उसकी ओर बढ़ जाती। अंबिका, तो जाकर तुम भी बटोर क्यों नहीं लेती। संभव है फिर लोग यहाँ कोई पत्थर शेष न रहने दे और तुम्हारी भावना के लिए कोई आधार ही न रह जाए। मल्लिका, बैठ जाओ माँ, तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं। उसे बांह से पकड़कर आसन पर बिठा देती है। विलोम, ग्राम में चारों ओर बहुत उत्साह। यह दिन इस प्रदेश के जीवन का सबसे बड़ा उत्सव है। लोग आज अपने पशुओं की चिंता नहीं कर रहे, वे अतिथियों के लिए भोजन और पान की सामग्री जुटाने में व्यस्त हैं। उस सामग्री में कुछ हरित शावक भी होंगे जो राजकन्या के विशेष आदेश पर एकत्रित किए जा रहे हैं। मल्लिका, यह सच नहीं है, सच नहीं है। इंद्र वर्मा और विष्णुदत्त को राजकन्या ने स्वयं आदेश दिया है। मल्लिका, उस आदेश का कुछ और अर्थ भी हो सकता है। विलोम, और अर्थ क्या और अर्थ हो सकता है। क्या राजकन्या हरिण शावकों से खेला करेंगी या उज्जैनी के कलाकार उनकी आकृतियां बनाएंगे। यह भी एक मनोरंजन विषय है कि राज परिवार के साथ राजधानी के कलाकार आज यहाँ की हर वस्तु की अनुकृतियां बनाते घूम रहे हैं। यहाँ का कोई पेड़ पत्ता तिनका शेष नहीं रहेगा जिनकी वे अनुकृति बनाकर नहीं ले जाएंगे। मल्लिका, इसका भी कुछ दूसरा अर्थ हो सकता है। विलोम झरोखे के पास से हटकर उसकी ओर आता है। विलोम, मैं कब कहता हूँ तुम कि दूसरा अर्थ नहीं है। अर्थ बहुत स्पष्ट है। वे यहाँ की हर वस्तु को विचित्र के रूप में देखते हैं और उस वैचित्र को यहाँ से जाकर दूसरों को दिखाना चाहते हैं। तुम, मैं, यह घर, ये पर्वत सब उनके लिए विचित्र के उदाहरण है। मैं तो उनकी सूक्ष्म और समर्थ दृष्टि की प्रशंसा करता हूँ। यह वैचित्र नहीं, वहां भी वैचित्र देख लेती है। एक कलाकार को मैंने यहाँ की धूप में अपनी छाया की अनुकृति बनाते देखा है। अंबिका, यहाँ की धूप में उन्हें अपनी छायाएं अवश्य और सी लगती होंगी। वह कौन राक्षसी थी जो किसी जीव को उसकी छाया से पकड़ लेती थी। बोलते बोलते फिर हाँफने लगती है। मैं चाहती हूँ मैं ही वह राक्षसी होती जिसने आज से मैं
खांसी उठ जाने के बाद सब डूब जाते हैं। मल्लिका पास जाकर उसके कंधों को सहारा देती है। मल्लिका, तुमसे कहा है माँ, तुम विश्राम करो, बात मत करो। आर्य विलोम, माँ का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इन्हें इस समय विश्राम करने दीजिए। विलोम, हाँ। अंबिका को तुम अंदर ले जाओ। ग्राम का उत्सव कोलाहल अंबिका के मन को और अशांत करेगा। मैं तो केवल उत्सव की सूचना देने आया था। आश्चर्य है कि कालिदास ने यहाँ आना उचित नहीं समझा। कल तो सुनते हैं वे लोग चले भी जाएंगे। अंबिका, उसने आना उचित नहीं समझा क्योंकि वह जानता है अंबिका भी जीवित है। परंतु मैं समझता हूँ कि वह एक बार आएगा अवश्य। उसे आना चाहिए। व्यक्ति किसी संबंध को ऐसे नहीं तोड़ता। फिर टहलता हुआ झरोखे के पास चला जाता है, और विशेष रूप से वह जिसे एक कवि का कोमल हृदय प्राप्त हो, कुछ सोचती हो। मल्लिका, उसे एक बार आना नहीं चाहिए। मल्लिका, मैंने आपसे अनुरोध किया है आर्य विलोम की इस समय माँ को विश्राम करने दीजिए। आपकी बातों से माँ का मन विक्षुब्ध होता है। विलोम, मेरी बातों से अंबिका का मन विक्षुब्ध होता है। मैं समझता हूँ उसके कारण दूसरे हैं। अंबिका जानती है किन कारणों से उसका मन विक्षुब्ध होता है। झरोखे से बाहर देखने लगता है। मैं भी उन कारणों को समझता हूँ, इसलिए बहुत सी बातें जो अंबिका के मन में रहती हैं मैं मुंह से कह देता हूँ। मुड़कर मल्लिका की ओर देखता है। तुम्हें मेरा यहाँ होना अखर रहा। मैं जानता हूँ यह कोई नई बात नहीं, परंतु मैं कुछ देर और यहाँ रहना चाहता हूँ। फिर बाहर देखने लगता। पर्वत शिखर की ओर से एक अश्वारोही को आते देख रहा हूँ। संभव इस बार कुछ क्षणों के लिए वह यहाँ रुकना चाहे। उस स्थिति में भी उससे कुशल क्षेम पूछ लूंगा। मेरी उससे पुरानी मित्रता है। मल्लिका जैसे आपे से बाहर होने लगती है। मल्लिका, आर्य विलोम, उस स्थिति में आपका यहाँ होना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। आप उनसे मिलना चाहते हैं तो उसके लिए यही एक स्थान नहीं है। विलोम उसी तरह बाहर देखता रहता है। विलोम, परंतु यही स्थान क्या बुरा है? उसके जाने के दिन भी तो यहीं पर मिले थे। वर्षों बाद भी उसी स्थान पर मिलने से अंतराल का अनुभव नहीं होता। मल्लिका विलोम के पास चली जाती है। उसे बांह से पकड़कर झरोखे से हटा देना चाहती है। मल्लिका, मैं अनुरोध करती हूँ आप इस समय यहाँ ठहरने का हट न करें। विलोम अपने स्थान से नहीं हिलता। दूर से घोड़े के टापों की सब शब्द सुनाई देने लगते हैं। मैं कह रही हूँ आप चले जाएं, यह मेरा घर है। मैं नहीं चाहती आप इस समय मेरे घर में हो। विलोम फिर भी उसी तरह खड़ा रहता है। टापों का शब्द पास आ जाता है। मल्लिका उधर से हटकर अंबिका के पास आ जाती है। माँ, इनसे कहो यहाँ से चले जाएं। मैं नहीं चाहती इस समय यहाँ कोई अयाचित स्थिति उत्पन्न हो। तुम स्वस्थ नहीं हो और मैं नहीं चाहती कि कोई भी बात हो जिसका तुम्हारे स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़े। अंबिका उसके हिलाने से इस तरह हिलती है जैसे वह जड़ हो गई हो। उसके माथे पर त्योरियां पड़ी और आंखें बिना पलक के झपके सामने देख रही हैं। टापों का शब्द बहुत पास आ जाता है। मल्लिका फिर विलोम के पास चली जाती है। मल्लिका, अरे विलोम, मैंने आपसे कहा है आप यहाँ से चले जाएं। आप नहीं जानते कि टापों का शब्द पास आकर दूर जाने लगता है। मल्लिका से स्तब्ध हो जाती है जैसे उसे काट मार गया हो। विलोम धीरे से मुड़कर उसकी ओर देखता है। विलोम, चला जाता हूँ। कंठ से हल्का व्यंग्यात्मक स्वर निकलता है। मैं नहीं चाहता मेरे कारण यहाँ कोई अयाचित स्थिति उत्पन्न हो, परंतु क्या अयाचित स्थिति उत्पन्न हो सकती है जान सकता हूँ। झरोके से हटकर प्रकोष्ठ के बीच में आ जाता है। क्यों अंबिका, मेरे यहाँ रहने से क्या अयाचित स्थिति उत्पन्न हो सकती है? अंबिका, मैं जानती थी, आज नहीं तब से ही जानती थी। वह आता तो मुझे आश्चर्य होता। अब मुझे आश्चर्य नहीं। स्वर ऊंचा उठता जाता है। मल्लिका जैसे सारी शक्ति खोकर धीरे धीरे आसन पर बैठ जाती है। कोई आश्चर्य नहीं, प्रसन्नता है कि मैं उसके संबंध में ठीक सोचती थी। जीवन एक भावना है, कोमल भावना, बहुत कोमल, बहुत बहुत कोमल भावना। विलोम, परंतु मुझे खेद है। वर्षों से इस दिन की प्रतीक्षा थी। अपनी मित्रता पर भरोसा भी था। अर्थपूर्ण दृष्टि से मल्लिका की ओर देखता, परंतु अब भरोसा नहीं रहा। संभवतः यह मित्रता एक ओर से ही थी। उसने कभी हमें अपनी मित्रता के योग्य नहीं समझा। फिर सामान में मित्रता होती है। मल्लिका सहसा उठ खड़ी होती है। उसकी आंखों से हताशा की कठोरता झलक रही है। मल्लिका, अरे विलोम ऐसी दृष्टि से उसे देखता है जैसे किसी बच्चे को देख रहा हो। मैं फिर कह रही हूँ आप चले जाएं, अन्यथा वास्तव में ही यहाँ एक अयाचित स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। विलोम ऐसा मुस्कुराकर अंबिका की ओर देखता है। तब तो मुझे अवश्य चले जाना चाहिए। अच्छा अंबिका, तुम्हारे स्वास्थ्य की मुझे बहुत चिंता रहती है। जहाँ तक संभव हो घृत और मधु का सेवन करो। मैंने अभी अभी नया मधु निकाला। आवश्यकता हो तो मैं तुम्हारे लिए। मल्लिका, हमें मधु की आवश्यकता नहीं, हमारे घर में मधु पर्याप्त मात्रा में है। विलोम, ऐसा? अच्छा। अंबिका क्षण भर दोनों की ओर देखता रहता है, फिर चल देता है। द्वार के पास पहुंचकर फिर रुक जाता है।
पर कभी मधु की आवश्यकता पड़ ही जाए तो संकोच मत करना, फिर चला जाता है। मल्लिका क्षण भर सिर झुकाए दबी सी खड़ी रहती है, फिर अपने को संभाल पाने में असमर्थ अंदर को चल देती है। अंबिका का भाव आवेश में हताशा और हताशा से करुण में बदल जाता है। मल्लिका रुक जाती है, पर कुछ भी उत्तर न देकर मुंह हाथों में छिपा लेती है। अंबिका उठकर धीरे धीरे उसके पास आ जाती है और उसे बाहों में ले लेती है। मल्लिका अंबिका के वक्ष में मुंह छिपा लेती है। सारा शरीर रुलाई से कांपता रहता है, पर गले से स्वर नहीं निकलता। अंबिका की आंखें भर आती हैं और वह उसे कांपते शरीर से अपने को सटाए उसकी पीठ पर हाथ फेरती रहती है, फिर होठों और गालों से उसके सिर को दुलराने लगती है। अंबिका अब भी रोती हो उसके लिए, उस व्यक्ति के लिए जिसने मल्लिका उसके संबंध में कुछ मत कहो माँ, कुछ मत कहो, सिसकने लगती है। अंबिका उसे सहारे से वहीं बिठा देती है और उसकी सिसकती पीठ पर झुक जाती है। तो ये दूसरा अंक भी खत्म होता है और अगला इसका तीसरा भाग लाऊंगी, तीसरा अंक। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।